मेरे जन्म से पहले का है, 1990 के पहले जो कुछ हो चुका, और हमारे बड़े होते होते जो चीजें किताब में हैं वो शायद जो सामूहिक स्मृति है उसमें उस तरह से रही नहीं। तो साहित्य एक काम ये तो करता है कि आपको अपने से बाहर देखना सिखाता है, अपने से बाहर की जो दुनिया है उसकी तरफ जागरूक बनाता है, आपको एक व्यापक दृष्टि मिलती है। और साहित्य का एक काम ये भी है कि जो वर्तमान समाज में जो धारणाएं बनी हुई हैं, जो स्थापनाएं हैं, उन स्थापनाओं की पड़ताल भी करे वो। अपूर्वा कांड ऊपर किताब पर जो एक लाइन लिखी है, मेरी पीढ़ी के लोग जब वो पंक्ति पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनको एक फिल्म का ख्याल आता है, और उस फिल्म का एक परसेप्शन है। उस फिल्म ने एक संस्कृति को जन्म दिया है, जिस संस्कृति का असर हमारे दिमाग पर है। स्तरीय साहित्य यह भी करेगा कि उस परसेप्शन को चैलेंज करेगा, उसको अनलर्न करने में हमारी मदद करेगा। और ये करते करते ये होगा कि जो बाजार ने जो तंत्र स्थापित किया है उस तंत्र को भी वो चुनौती देगा। दो चार चीजों पर बात करूंगा। जो शीर्षक है किताब का, जो नाम है किताब का, करबला दर करबला, और मेरा शोध आगा शाहिद अली पर है। आगा शाहिद अली कश्मीर के कवि हैं, और उनके दो संग्रहों में, कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस और रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, इन दो संग्रहों में करबला की जो पूरी कहानी है उसकी डिटेलिंग है। जो सारी कहानी, जो कुछ भी घटता है उसकी डिटेलिंग है। करबला आगा शाहिद अली के लिए एक बहुत बड़ा मेटाफर है। उस पूरी कहानी के जरिए वो एक बात, कश्मीर की बात, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस किताब में ऐसा क्या होता है, और करबला की जो कहानी ऐसे संस्कृति में रजिस्टर होती है, जो आम संस्कृति में रजिस्टर होती है, मुख्यतः नौहों के जरिए रजिस्टर होती है। नौहें जो ओरल कल्चर का हिस्सा है, और नौहों के जरिए शायद उस हेजेमनी को भी चैलेंज करती है जो हेजेमनी बाजार क्रिएट करता है। गोरखनाथ की किताब भी शायद यही काम करती है कि वो भी उस हेजेमनी को चैलेंज करती है जो हेजेमनी चाहती है कि हम चीजों को भूल जाएं, जो हेजेमनी चाहती है कि उसका तंत्र ही स्थापित रहे। और यजीद जैसे तानाशाह, यजीद जैसा जो तानाशाह था, वो तानाशाह उसका एक मेटाफर रूप अभी हमारे समय में स्थापित रहे। एक बात है जो अली की कविताओं से इस किताब को कनेक्ट करती है। अली की कविताओं में किरदार है जैनब, जैनब का किरदार। जैनब वो है जो वो हसन और हुसैन की बहन है, और वो यजीद के दरबार में जाकर सच कहने की कोशिश करती हैं। वो शी स्पीक्स ट्रूथ टू पावर। यहां मैं फिर आऊंगा, उसके पहले दो तीन चीजें। मैंने एंटीबायोटिक खाई है, मुझे तो देखा हुआ नहीं है, मैं भागलपुर नहीं गया, और मैं जब किताब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि प्रतिरोध की संस्कृति के विभिन्न विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं। और एक चीज जो हम लोग पटना के लिए भी शायद कर सकते हैं, जो किताब पढ़ते हुए लगा, भागलपुर के जो अलग अलग मोहल्ले हैं, भागलपुर की जो इमेजिनेशन है पब्लिक मेमोरी में, उसकी रीटेलिंग कई तरह से होती है, उसका राजनीतिक पुनर्लेखन कई तरह से ये किताब करती है, एक तरह की कल्चरल मैपिंग भी, और ये हर तरह के अदराइजेशन को चैलेंज करती है। ये बड़ा काम है, हिंदी के कम उपन्यासों में दिखता है कि जो स्पेस किताब क्रिएट कर रही है उस स्पेस को किस तरह से क्रिएट कर रही है। तो क्या भागलपुर सिर्फ भागलपुर है और इसका कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है? इससे जुड़ी हुई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, जो किताब जिसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करती है। किताब के कई पन्ने हैं जहां शाखाओं की चर्चा है, जहां
और विस्तार से चर्चा है, अलग अलग चीजों की चर्चा है कि वहां कौन सी गतिविधियां होती हैं, किस तरीके से गतिविधियां होती हैं, क्या क्या होता है। इससे जुड़ी हुई एक बात यह भी है कि 70-80 का दशक वो भी था जब रूस विखंडन की ओर बढ़ रहा था, 90 में उसको होना था, और पूंजीवाद उस समय ये समझ रहा था कि अगर मार्क्सवाद से लड़ना है तो किस तरह लड़ना है, उसको हराना है तो किस तरह लड़ाना है। इतिहास का अंत जैसी किताबें उस समय लिखी जा रही थी, और जैसे क्रांति के सारे कारक हमेशा समाज में मौजूद होते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि समाज में मौजूद कारकों का इस्तेमाल करना पूंजीवाद को भी आता है। भागलपुर में जो कुछ भी हुआ 80 के दशक से लेके 90 के दशक के बीच में, इसको शायद उस तरह से भी देखा जा सकता है। और शायद जो अभी नव उदारवाद का जो स्वरूप